हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। चैप्टर चल रहा है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग जैसे बताए थे, इसमें भी कोई भी टेंशन, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी हेवी चीज माथे पे रख करके नहीं पढ़ना है। इसको काफी फन के साथ पढ़ेंगे, कुछ नया सीखने के लिए पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये डेली एप्लीकेबल है। मतलब कोई भी चीज अगर आपको दिया हुआ रहेगा प्रॉब्लम, तो उसको आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हो, एनालिटिकली भी सॉल्व कर सकते हो, फिर देख सकते हो कौन आपका बेस्ट है। जनरली इसका जो एप्लीकेशन होता है वो आपके कंप्यूटर्स में होता है, सॉफ्टवेयर्स में इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज होता है। न्यूमेरिकली हम लोग मैनुअली नहीं सॉल्व करते, हम लोग सॉल्व करते हैं कंप्यूटर के मदद से। लेकिन उसका फंडामेंटल्स हम लोग को तो मैनुअली सीखना पड़ेगा कि उसके पीछे क्या बेसिक्स है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, प्रोसेस क्या है, वो सब हम लोग को मैनुअली सीखना पड़ता है। इसीलिए आपको यूपीएससी वालों ने बोला कि बेटा आप लोग पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस करके सीख के आइए, क्योंकि अगर सर्विस के दौरान अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको आपका भी काम को यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो देखो मैथमेटिकल मेथड्स मतलब कोई भी चीज जिसको आप मैथमेटिक्स के मदद से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम जिसको आप मैथमेटिक्स के मदद से आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे मेथड्स को मैथमेटिकल मेथड्स बोलते हैं। अब ये जो मैथमेटिकल मेथड्स है ना, ये काफी मजेदार है। ये दो रास्ते देता है आपको, दो रास्ते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैथमेटिकल मेथड्स के दो ब्रांचेस हैं, एक है आपका एनालिटिकल मेथड्स, दूसरा है न्यूमेरिकल मेथड्स। एनालिटिकल मेथड्स का मतलब होता है जो नॉर्मल कन्वेंशन वे होता है सॉल्व करने के चीजों को एल्जेब्रिकली, ठीक है, जो आप करते हो नॉर्मली, जो बचपन से सीखते हुए चले आए हो, वो उसको बोलते हैं एनालिटिकल। मतलब आप इसको एनालिसिस करके सॉल्व करते हो, सोच करके सॉल्व करते हो। और दूसरा होता है न्यूमेरिकल मेथड्स, जिसपे आप क्या करते हो, सिर्फ फीड करते हो, इनपुट्स को फीड करते हो और आउटपुट आपको मिलता है। इनपुट फीड करना है और आउटपुट आपको मिलेगा। तो जनरली इसका जो एप्लीकेशन होता है कहां होता है, कंप्यूटर्स में होता है, प्रोग्रामिंग में होता है। यही रीजन है जिसके कारण से आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोला गया है। क्योंकि जब आप ये सीखोगे तो इसको आप इंप्लीमेंट करना सीखोगे कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में। तो आज तो कंप्यूटर का दौर है, आईटी का जमाना है। तो पहले जब जमाने होते थे, हम लोग के टाइम में, जब मैं क्लास 4-3 में था, तो उस समय पढ़ाया जाता था हम लोग को एक लैंग्वेज, लोगो, याद है? आप लोग को भी होगा, जो मेरे एज के होंगे उनको पता होगा, लोगो, बेसिक, ये सब चीज उस समय था। फिर फ्लॉपी तो बहुत लोग देखे भी नहीं होंगे, है ना? फिर अभी तो फिर सीडी का जमाना आया था, सीडी से फिर वो आउटडेटेड हो गया। इस तरह से जो रेगुलर डेवलपमेंट्स होता चला आया पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, जिसके कारण से हम लोग का मैथमेटिकल जो एडवांटेज है काफी हाई होता चला गया है। और उसके कारण से बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस हो गया है प्रोग्रामिंग के फील्ड में, कंप्यूटर के फील्ड में, न्यूमेरिकल क्षेत्र में। आज के डेट में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व कर पाते हैं जो कुछ साल पहले तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। लेकिन थैंक्स टू मैथमेटिक्स की मदद से हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स भी डेवलप कर सके, ऐसा अच्छा और बेहतरीन तरीका डेवलप कर सके जिसके कारण से अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आज तो बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है प्रोग्रामिंग। देखो पाइथन सबसे ज्यादा पीक पकड़ा हुआ है ना? पहले सी होता था, सी शार्प होता था, C++, जावा लोग पढ़ते थे, .NET पढ़ते थे। लेकिन पिछले साल से ही रिसेंटली पाइथन इतना ज्यादा हाइप मारा है कि अगर आप पाइथन सीख लेते हो तो मतलब बहुत ही ज्यादा स्कोप है, क्योंकि काफी डिमांडिंग अभी आने वाला जो दौर है ना, बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही ब्राइट है। किस फील्ड में? डेटा साइंस में। पहले जो प्रीवियस जो चीज था, इंजीनियरिंग की मैं बात करूं, पहले जो प्रीवियस क्षेत्र था कि कुछ भी कन्वेंशनल जो एरियाज थे वो सब हट करके अब लोग किधर मूव ऑन कर रहे हैं, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डीप लर्निंग में। तो ये सब का एप्लीकेशन लगता है, तो वहां पे भी ये आपको बहुत काम देता है। न्यूमेरिकल मेथड्स वहां पे भी आपको बहुत काम देता है, ठीक है, वो सब क्षेत्र में अगर जाते हो। लेकिन आपका क्षेत्र तो आपका प्रशासनिक सेवा, तो वो है, तो उसको क्लियर करने के लिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए है पर्पस ये पढ़ने का। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। जैसे सब फॉर एग्जांपल, जैसे x प्लस y इज इक्वल टू 4, ये हम इक्वेशन लिखे हैं। और दूसरा इक्वेशन हम लिखे हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ये दो क्या इक्वेशन है? ये दो मेरे पास एक अलजेब्राइक इक्वेशन है। जाहिर सी बात है, ये कैसा अलजेब्राइक इक्वेशन है हम सीखेंगे। ये है लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन, नॉन लीनियर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, कुछ भी हो, इस तरह का कुछ इक्वेशन है मेरे पास। अब बताओगे सर यहाँ पे तो दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, तो इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
है ना, सॉल्व तो कर सकते हैं ना इजिली, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है। तुम बोलोगे सर साइमल्टेनियसली इसको एक को काटेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है कन्वेंशनल तरीका, एनालिटिकल तरीका। ये दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट जैसे x को लिख लो y के टर्म्स में, y को यहां पे पुट कर दो, फिर x का वैल्यू निकालो, फिर y का वैल्यू निकालो, तो ये भी एक तरीका है। साइमल्टेनियस मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। तो ये सारे मेथड्स जो है ये इसको बोला जाता है कन्वेंशनल मेथड्स या फिर एनालिटिकल मेथड्स। क्यों? क्योंकि आप एनालिसिस कर रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे सॉल्व होगा। दूसरा तरीका है न्यूमेरिकल मेथड्स, जो ये है क्या है, सिस्टम, ये तो इक्वेशन हो गया। जब एक से अधिक इक्वेशन आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और कैसा इक्वेशन है, लीनियर है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो हम लीनियर अलजेब्रा में सीख चुके हैं कैसे सॉल्व करते हैं। गॉस एलिमिनेशन है, क्रॉट्स मेथड है, डोलिटल्स मेथड है, फिर आपका मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो वो सारे मेथड्स को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। आइडिया समझ में आया? तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो मेजर इक्वेशंस है ना, मतलब मेजर एरियाज हैं, लीनियर इक्वेशंस, नॉन लीनियर इक्वेशंस, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब जो क्षेत्र हैं, मेन जो एरियाज है, जो जनरली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के यूज होता है, वो सारे चीजों को हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से सीखेंगे। ये सब तो सीखेंगे एनालिटिकल मेथड्स में, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में है। ओडी का अलग से सेपरेट चैप्टर है, पीडी का अलग से सेपरेट चैप्टर है, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रा का अलग से ही चैप्टर है, इंटीग्रेशन का अलग से ही चैप्टर है। तो वो सब तरीके हो गए एनालिटिकली सॉल्व करने के। अब यही सब चीज को आप न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो सब हम लोग सीखेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में। क्लियर हो गया? सवाल उठ रहा होगा, सर ये अब नॉन लीनियर इक्वेशंस के नीचे लिख रहे हो अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल, सर क्या ये अलजेब्राइक नहीं है? बिल्कुल है, ये भी, इसको भी क्या बोलते हैं, ये भी एक अलजेब्राइक इक्वेशंस है। ठीक है, उसी तरह से लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन, ट्रांसेंडेंटल अलजेब्राइक मतलब जिसमें अलजेब्रा का इन्वॉल्व हो, ट्रांसेंडेंटल ये सब बताएंगे। ट्रांसेंडेंटल किसको बोलते हैं, अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होता है, नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, हम लोग एक एक करके उठाएंगे, उसको हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। ये था ओवरऑल पिक्चर कि इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग करने वाले क्या है। क्योंकि ये वाला जो कोर्स है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, दो मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होगा। मॉड्यूल 1 में हम लोग सिर्फ ये सब जितने भी चीजें हैं न्यूमेरिकल मेथड सीखेंगे, दूसरे मॉड्यूल में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो उसका फंडामेंटल जो सिलेबस में वो सब चीज देखेंगे। समझ में आ गया चीज? अब हम लोग उठाते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के फंडामेंटल्स, मतलब इसका प्री रिक्विजिट। पहले आपको क्या क्या चीज जानना, क्या क्या जरूरी है और क्या क्या चीज आपको इसके अंदर पढ़ना है, वो सब चीज तो हम बता चुके हैं, लेकिन उसका डिटेल्ड वे में, जैसे न्यूमेरिकल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन है, उसमें कौन कौन से मेथड्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, वो सब चीज हम लोग एक अच्छे से पिक्चर देखते हैं और साथ में इसका फंडामेंटल्स देख लेते हैं। एरर क्या होता है, किस तरह के एरर होते हैं, रिलेटिव एरर क्या होता है। ठीक है, तो वो सब चीज को हम लोग अभी देखते हैं, फिर से हम लोग मूव ऑन करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक, फिर उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। तो देखो न्यूमेरिकल मेथड्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये हम लोग किसमें सीखे थे, न्यूमेरिकल मेथड्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस किसमें सीखे थे, लीनियर अलजेब्रा में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, अच्छी बात है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, ये भी देखना है हमको। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और फिर फाइनली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो ये टोटल 4 चीजें देखनी है हम लोगों को। अब देखो एरर्स इन न्यूमेरिकल मेथड्स, तो जब भी ये चीज ध्यान रखना कि एनालिटिकल सॉल्यूशन क्या होता है। एनालिटिकल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब भी किसी चीज को आप सॉल्व करते हो ना, तो अलजेब्राइकली, एनालिटिकली, तो उसका सॉल्यूशन जो मिलता है, उसका रिजल्ट जो मिलता है बहुत ही एग्जैक्ट मिलता है। मतलब जो है सो है, वही एग्जैक्ट। ठीक है, उसमें कोई भी एरर नहीं, कोई भी कंफ्यूजन, वैसा कुछ नहीं मिलता आपको एनालिटिकल सॉल्यूशन में। लेकिन जब न्यूमेरिकल मेथड्स में उस चीज को सॉल्व करते हो, तब क्या होता है, वो क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन बहुत नियर बाय, मतलब प्रेसाइज होता है, एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कभी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम सॉल्व किए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है मेरे पास। ठीक है, यहां से हमको क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
ये क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, देखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, ये 4x कर दो, 2a भी होता है ना, 2 इंटू ए 1 इंटू 2, भूल गए हम, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये होता है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, हाँ सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको फैक्टराइज करके हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। यहां पे बोलोगे सर यहाँ पे तो इसका डिग्री है 2, तो इसका मतलब x के 2 रूट्स आने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे x का डिग्री है 2, इसका मतलब इसको आप 0 कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या मिला, रियल एंड इक्वल मिल गया, मतलब एक रूट मिल गया इसका -2, एक रूट मिल गया इसका -2, दूसरा रूट भी इसका क्या मिल गया, -2 मिल गया। अब -2 इसमें पुट करके देखते हैं 0 आता है कि नहीं, देखें, इसमें -2 का होल स्क्वायर करो प्लस 4 इंटू -2 करो प्लस 4 करो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 4 8, -8, ये बन गया 0, आ गया ना 0। तो रूट तो समझ में आता है किसको बोलते हैं, रूट मतलब x की वैल्यू, इस इक्वेशन का रूट क्या बोलेंगे, x की वैल्यू, जिस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई कर जाए उसको रूट बोला जाता है। अब इसको जो हम सॉल्व किए हैं ऐसे, x का जो रूट निकाले हैं, ये हम कैसे निकाले हैं, ये हम निकाले एनालिटिकली, मतलब इसको हम फैक्टराइज कर दिए, फिर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिए, 2 को उस साइड फेंक दिए, x का वैल्यू हमको पता चल गया, ये हम एनालिटिकली सॉल्व किए, हमको एग्जैक्ट आंसर -2 आया। लेकिन इसी इक्वेशन को अगर तुम न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारा आंसर -2 नहीं आएगा, -1.99, -1.88, -2 के करीब होगा, निगेटिव साइड से भी पॉजिटिव साइड से भी, तो इसका हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तुमको। यही डिमेरिट होता है तुम्हारे न्यूमेरिकल मेथड्स का। सर इतना डिमेरिट है तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये तो एक सिंपल सा इक्वेशन था, हम इसको एनालिटिकली सॉल्व कर लिए। लेकिन रियल वर्ल्ड में होता क्या है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में जब भी आप कुछ भी करोगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, तब आपका जो प्रॉब्लम्स होता है ना, और उसका जो मतलब ये जो इक्वेशंस फॉर्मेशन होता है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जैसे फॉर्मेशन होता है, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही वाइड होता है, उसको आप एनालिटिकली कर ही नहीं सकते। अगर करने बैठ गए एनालिटिकली तो आपका साल बीत जाएगा, साल भर साल बीत जाएंगे, सॉल्व नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा वो। तो हमारे पास जब है कंप्यूटर, तो क्यों ना कंप्यूटर की मदद की जाए, भले ही हमको एग्जैक्ट नहीं मिले, लेकिन हमको करीब तो मिलेगा ना, एटलीस्ट हमको ये पता तो चलेगा नहीं, अच्छा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके आसपास ही आने वाला है, तो एक आइडिया मिला। अब उसी आइडिया से हम लोग फिर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आया बात? तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन था, इसको हम एनालिटिकली सॉल्व कर लिए, बहुत सारे इक्वेशंस हो जाएंगे, तब वो कौन सॉल्व करेगा, तब उसको एनालिटिकली सॉल्व करना है, बेवकूफ़ी उसको हम कंप्यूटर में डालेंगे, कंप्यूटर हमारा काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी सॉल्व करते हैं हम न्यूमेरिकल मेथड से, तो उसमें आते हैं एरर। एरर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राउंड ऑफ एरर, दूसरा होता है ट्रंकेशन एरर। राउंड ऑफ एरर का मतलब जैसे राउंड ऑफ बचपन में क्लास 3-4 में सिखाया जाता है ना, राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो जाओ, तुम्हारे घर में कुछ भगना भगनी होगा या कोई छोटा भाई कुछ भी होगा, छोटा बच्चा, या कहीं अड़ोस पड़ोस में, उसका उठाओ 3-4 का बुक उठाओ, वहां पे लिखा होगा राउंडिंग ऑफ, मैथ्स बुक में देखना, रिवाइज करके आ जाओ। राउंड ऑफ, इट अकर्स ड्यू टू लिमिटेड स्टोरेज स्पेस। राउंड ऑफ करना तो आ गया हमको, लेकिन वो एरर आता क्यों है वो अभी हम लोग सीख रहे हैं। क्यों होता है राउंड ऑफ एरर? राउंड ऑफ करने पे हम लोग को एरर क्यों मिलता है? क्योंकि लिमिटेड स्टोरेज स्पेस अवेलेबल इनसाइड कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग मैंटिसा पार्ट ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सर यहाँ पे बहुत सारे नए नए टर्म्स हैं, सर बता दीजिए। फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर सिंपल भाषा में डेसिमल नंबर, जैसे लिखे हम 3.1456, ये क्या है? एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। फ्लोटिंग पॉइंट, कंप्यूटर इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। यहां पे बोलोगे सर यहाँ पे मैंटिसा क्या है? इसमें मैंटिसा बोलते हैं जो पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट होता है। मैंटिसा मतलब इस नंबर का पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल x का वैल्यू है ये,
हम बोले कि x का मैंटिसा बताइए, तो क्या बोलोगे सर? x लिखेंगे और इसके नीचे इस तरह का सिंबल देंगे। तो ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को बोलते हैं फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। ये है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। कुछ लोग इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन। इसका अगर हम फ्लोर फंक्शन निकालें तो बोलोगे सर जो डेसिमल के बाद वाला जितने नंबर्स है ना वो, तो हम इसको लिखेंगे 0.1456। तो इसका मैंटिसा क्या हो गया? ये हो गया। अब तुम मानो सपोज एक कंप्यूटर का स्पेस है, मेमोरी है, ठीक है ना? तुम तो जानते हो ये सब चीज आगे भी पढ़ेंगे हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, लेकिन इतना तो फंडामेंटल पता होगा कि कंप्यूटर कैसे स्टोर कर, तुम्हारा मोबाइल कैसे स्टोरेज होता है ना? कुछ भी बहुत सारा वीडियोस भर जाता है तुम्हारे मोबाइल में, तो बोलता है इंटरनल स्टोरेज फुलफिल्ड होता है ना, तो फिर तुम उसको डिलीट करते हो, क्लीन करते हो, वही सब, तो उसका मेमोरी होता है। सपोज मान लो एक कंप्यूटर का बहुत ही बेहुदा कंप्यूटर है, उसके पास सीधी 3 सेल्स है, यही मेमोरी है, और ये 3 नंबर ही स्टोर कर सकता है, डेसिमल के बाद ये 3 नंबर ही स्टोर कर सकता है। लेकिन तुम्हारा आंसर आया है 0 पॉइंट, ये आया है तुम्हारा 3.1456, ये है तुम्हारा आंसर, लेकिन मेमोरी में तो इतना ही जगह है, वो क्या करेगा? 3 तो स्टोर कर दिया किसी और ब्लॉक में, ये जो होल नंबर पार्ट है वो उसको 3 को स्टोर कर दिया, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना उसको स्टोर करने के यहाँ पे 4 नंबर है, लेकिन स्पेस है 3, तो वो क्या करेगा? वो इसको यहीं करेगा 1 4 और 5 करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे देखिए इधर इसके वैल्यू को चेक करेगा, वो यहाँ पे इसके वैल्यू को चेक करेगा, फिर इसको राउंड ऑफ कर देगा किसे? 3 डेसिमल प्लेसेस तक। क्या करेगा इसको? 3 डेसिमल प्लेसेस तक। क्या रूल, राउंड ऑफ का क्या रूल होता है? यहाँ पे देखो 6 है ना, 5 के बाद वाला, इसको हमको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 से बड़ा है ये नंबर, क्या है? 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसके बगल वाले को क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते हैं, तब यहाँ क्या बन जाएगा? 3.146 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो उसी तरह से ये सारे रूल्स होते हैं। तो अब देखो यहां पे क्या था? 3.1456 था, इसको हम हटा करके 3.146 किए। एरर हुआ कि नहीं हुआ? एरर हुआ ना। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये था, तुम वैल्यू कितना लिख रहे हो? तुम लिख रहे हो 3.14, तुम लिख रहे हो 3.145, ये लिख रहे हो, अगर सॉरी 6 लिख रहे हो। अगर 6 लिख रहे हो तो इधर क्या ले रहे हो? तुम 0 ले रहे हो। लास्ट में देखो 56 था एग्जैक्ट, लेकिन तुमको लिया कितना? 60 ले लियो। कितना एरर आ गया इसमें? देखिए तो एरर आया ना कुछ, तो ये तुम ज्यादा वैल्यू ले लियो, तो इसको हम बड़ा वैल्यू हो गया, तो इसको हम ऊपर लिख करके करेंगे 3.1460, माइनस करो इसको, ये बचेगा 4, ये फिर क्या हो जाएगा? 0 0 0 0। तो इतना यूनिट्स का आपको एरर आ जाएगा। तो ये जो एरर आया है ना, इसी को बोलते हैं राउंड ऑफ एरर। समझ में आया या नहीं आया? इट अकर्स ड्यू टू लिमिटेड स्टोरेज स्पेस। देखो स्टोरेज स्पेस लिमिटेड था, हमारा बड़ा नंबर था, लेकिन इसी में हमको घुसा के रखना था। अवेलेबल इनसाइड कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग मैंटिसा पार्ट ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये फ्लोटिंग पार्ट नंबर था, इसका मैंटिसा पार्ट ये हो गया। इसको घुसाने के लिए जगह नहीं है, जगह नहीं है तो क्या करेंगे? उसको किसी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसी एडजस्ट करने में जो एरर आता है उसको हम लोग बोलते हैं राउंड ऑफ एरर। तो क्या किया जाता है? या तो उसको चॉप कर दिया जाता है आफ्टर सो मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो राउंड ऑफ करने का भी 2 है। कोई बोलते हैं कि राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हमको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, तुम उस हिसाब से राउंड ऑफ करोगे। तुम बोलोगे नहीं हमको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तुम तो वो करोगे। ठीक है, तो जा करके प्लीज जाइए 3 क्लास 4 वाले बच्चे को पकड़िए, उससे पूछिए कि बेटा बता दो मुझे ये राउंड ऑफ करने का कैसे प्रोसेस है, उसका क्या क्या रूल्स होता है। हमेशा स्टैंडर्ड रूल फॉलो करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अलवल किताब में कुछ कुछ दिया रहता है, आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉलो करिएगा। उससे ज्यादा स्टैंडर्ड अगर नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको पहला जो लिंक मिलेगा वो स्टैंडर्ड ही मिलेगा। ट्रंकेशन एरर, राउंड ऑफ क्लियर होने के बाद अब देखो ट्रंकेशन एरर क्या होता है। ट्रंकेशन एरर होता है इट अकर्स ड्यू टू यूसेज ऑफ फिक्स्ड और लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन एन इनफाइनाइट सीरीज टू अप्रोक्सीमेट सर्टन फंक्शंस। तो कुछ फंक्शंस को अप्रोक्सीमेट करने के लिए, जैसे हम कुछ इनफाइनाइट सीरीज, कुछ फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है मेरा सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है।
प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये है, हमको मन किया हम इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नहीं लेंगे तो हम छोड़ देंगे, हम इसी को लेंगे। हम ले रहे हैं इसको, हम हटा करके हम लिख रहे हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये ले रहे हैं। तो देखो हम क्या किए, इसके इनफाइनाइट वाले टर्म्स में तो जा सकता था ना, मेरा मर्जी हम x4 x5 ऐसे करके इनफाइनाइट जा सकते थे, लेकिन हम क्या किए, हम बस 2 तक ही स्टॉप कर दिए, हमको इधर चाहिए ही नहीं। तो इसमें जितना वैल्यू आएगा, जाहिर सी बात है इसके वैल्यू से तो अलग आएगा ना, इसका वैल्यू कुछ और आएगा, इसका वैल्यू कुछ और आएगा। तो इसमें जो एरर आएगा ना कैलकुलेशन में, उस एरर को बोलते हैं ट्रंकेशन एरर। समझ में आया? 2 तरह का एरर होता है, एक होता है राउंडिंग ऑफ, जिसको आप मेंटिसा पार्ट को कंप्रेस कर देते हो, राउंड ऑफ कर देते हो डेसिमल पोर्शंस को एडजस्ट करने के लिए, उसमें जो एरर आता है उसको राउंड ऑफ एरर बोलते हैं। और किसी इनफाइनाइट सीरीज को आप स्टॉप करके सिलेक्टेड चीज ले लेते हो रोक करके, तो वैसे वाले एरर को बोलते हैं ट्रंकेशन एरर। क्लियर हो गया? अब देखेंगे हम लोग क्वांटिफाइंग एरर्स इन न्यूमेरिकल मेथड्स। तो एरर क्या होता है? एरर का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जो आपका सही में आंसर है उससे आप कितना अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आप कैलकुलेट किया कितना डेविएट किया है। एग्जैक्ट वैल्यू को कुछ लोग ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू सेम है, तो एग्जैक्ट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू और ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये देगा आपको एरर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, काफी अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, जो ट्रू वैल्यू है इसको हम लिख रहे हैं टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली उसका आंसर आना चाहिए 4, और जो आपने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट किया है वो आपका आंसर आया है 3.9। एग्जैक्ट या फिर ट्रू वैल्यू वो है 4, इसको हम ई से लिखते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, वैसे टी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। एग्जैक्ट वैल्यू है 4 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.9। हम पूछेंगे एरर बताइए, नहीं एरर के लिए ई यूज करेंगे। ठीक, एरर मतलब क्या होता है? एरर का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, या फिर ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो गया? 4 माइनस 3.9 मतलब 0.1। 0.1 ये आपका एरर है। एरर मतलब गलती, कितना मिस्टेक है। एब्सोल्यूट एरर बोले तो मुझे एब्सोल्यूट एरर चाहिए। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है ये वाला जो वैल्यू कैलकुलेट किया ना उसका मैग्नीट्यूड, तो आप क्या करोगे, 0.1 जो है इसका आप मैग्नीट्यूड लोगे, मॉड लोगे। जब मॉड लोगे तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव मिलेगा 0.1। ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव हो रहता है मॉड ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मतलब t माइनस ए लिखोगे और नीचे में लिखोगे एग्जैक्ट वैल्यू मतलब t। ये हो जाएगा t क्या है 4, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 3.9, ट्रू वैल्यू क्या है 4, माइनस करो इसको, ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 4 मॉड। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या बन जाएगा, ये 0.1/4। इसको करते हैं हम कैलकुलेटर से सॉल्व। 0.1 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आएगा 0.025। 0.025, अभी भी मॉड हमने हटाई नहीं है, अब हम हटा देंगे मॉड, तो इसका हो जाएगा 0.025। तो इसका जो रिलेटिव एरर कितना आया 0.025। फिर बोलोगे सर परसेंटेज रिलेटिव एरर बताइए। परसेंटेज रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ में, तो रिलेटिव एरर मिला मुझे 0.025। इसको हम लोग 100 से कर दिए हैं मल्टीप्लाई, ये 0 भागेगा, नीचे 3 0 आ जाएगा, 2 0 काटे 2 0 काटे 1 0, मतलब इधर मतलब 2.5। आप बोल सकते हो कि इसमें जो एरर है वो कितना परसेंट है? मात्र 2.5% एरर है। 2.5% एरर है। क्लियर हो गया ना ये? तो ये है, इससे हम एरर समझ गए, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है वो भी समझ गए, रिलेटिव एरर भी समझ गए और परसेंटेज रिलेटिव एरर समझ गए। ये हम समझे जब सब कुछ मेरा सही था, सब कुछ मेरा पॉजिटिव के टर्म्स में था। अभी हम थोड़ा सा वैल्यूज चेंज करते हैं।
निगेटिव वाला लेते हैं, फिर देखो क्या होता है। गौर से देखना, सपोज मेरा एग्जैक्ट वैल्यू है सपोज 4, एग्जैक्ट वैल्यू है मेरा 4 या -4, और अप्रोक्सीमेट मुझे मिला है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे मिली है -4.2, अप्रोक्सीमेट मुझे इतना मिला है। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम एरर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा t-a, ट्रू वैल्यू कितना है -4। जब भी माइनस आए ना तो ध्यान रखने उसको ये ब्रैकेट में डालना, कभी गलती नहीं होगा। तो हम इसको डाल दिए, माइनस कर दो -4.2 के साथ में, तो -4 ले लो, ये ले लो प्लस, और ये हो जाएगा 4.2। तो ये कितना हो जाएगा 4.2 - 4 मतलब 0.2। सर यहाँ पे भी तो एरर पॉजिटिव आ गया, अच्छी बात है, एरर पॉजिटिव आया तो आपका सारा वैल्यूज पॉजिटिव आएगा। अब केस इमेजिन करते हैं जहां आपका एरर निगेटिव आ रहा है। तो सपोज यहाँ पे आपका ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है आपका 4.2 आया है। अगर 4.2 आया है तब क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू है -4, माइनस कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका -4.2। ठीक, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आपका सही आना चाहिए था -4 और आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया है कितना 4.2, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। काम करते हैं, इसको लेते हैं -3.9 ले लेते हैं। अब देखो ट्रू वैल्यू है मेरे पास -4, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है -3.9। हाँ अब सही आएगा, -4 ये हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3.9 ये लिखोगे तो क्या होगा -0.1 आ गया नेगेटिव एरर। ये हमको एरर निकला, एब्सोल्यूट एरर हमको निकालना है तो एब्सोल्यूट एरर निकालो, मतलब क्या करोगे, इसका आप मैग्नीट्यूड ले लोगे, मैग्नीट्यूड तो आता है लेने, मतलब 0.1 हो जाएगा। रिलेटिव एरर सर निकालिए, रिलेटिव एरर निकलेगा कि आप -4 माइनस ऑफ -3.9 जो आपने ये एरर कैलकुलेट किया है, एरर बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100, आपका एरर कितना है -0.1 डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू या -4 है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, इसको काट दीजिए, कितना है यहाँ पे आपका लिखना था, अंदर में आपको लिखना था एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब किए थे तो ये आया था -0.1, इसको हम यहाँ पे डालें। नीचे में लिखना था हमको एग्जैक्ट वैल्यू मेरा -4, यहाँ पे डाले हम, माइनस माइनस क्योंकि कट चुका है, तब ये भी क्या हो जाएगा मेरा 0.1/4 का मॉड हो जाएगा, मतलब मॉड किसका हो जाएगा 0.025 का मॉड हो जाएगा, मतलब 0.025 ही हो गया। अब यहां से हम निकालेंगे परसेंटेज रिलेटिव एरर, मतलब इसको आप 100 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 2.5% एरर। तो इस तरह से आप अलग अलग कैटेगरीज के लिए, अलग अलग वेराइटीज के लिए ये सब चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसिशन, इसको अच्छे से समझो। बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक्यूरेसी और प्रिसिशन को मिक्स कर देते हैं। हम भी कुछ साल पहले तक, जब हम छोटा हुआ करते थे, जब मुझे उतना ज्ञान नहीं था, जब किसी ने मुझे ज्ञान की वर्षा मेरे ऊपर नहीं की थी, तो हम भी एक्यूरेट और प्रेसाइज को एक ही चीज बोलते थे, दिस इज माई एक्यूरेट सोल्यूशन, दिस इज माई प्रेसाइज सोल्यूशन, ऐसा बोल देते थे। लेकिन अब से, इस लेक्चर के बाद से, इस क्षण से जब आप सीख लोगे तब आप डिफरेंशिएट कर लेना, कभी भी दोनों को सेम मत करना। देखो गौर से देखो, सपोज आपका ट्रू वैल्यू है, सपोज आपका जो ट्रू वैल्यू है ना, ये है सपोज 4। मान लो कोई भी एक इक्वेशन था, कुछ भी प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली आना था आपको 4, लेकिन जब आपने उसे फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था, तो आपका आंसर आया सपोज 3.9। जब आपने उसको सेकेंड टाइम सॉल्व किया तब आपका आंसर आया फिर से 3.9। जब आपने थर्ड टाइम सॉल्व किया तो आंसर आया 3.8। फिर जब आपका फोर्थ टाइम सॉल्व किया तो आंसर आया आपका 3.99। जब आपने फिफ्थ टाइम सॉल्व किया तब आपका आंसर आया 4.01। ये एक पहला सिनेरियो हम दिखा दिए। ठीक, दूसरा सिनेरियो देखिए। सपोज किसी एक स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया, इसको नाम दिया नहीं, अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, यस बैंक, तो इसका नाम है यस और इसका नाम है नो। ठीक है, तो ये पहले इसने जो सॉल्व किया, इसका आंसर आया सपोज 3.8।
जब इसने दूसरी बार सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 2.9, जब इसने तीसरी बार सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 4.0, चौथी बार सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 1.5, पांचवी बार सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 3.3। ठीक है, यस स्टूडेंट, यस बैंक और नो बैंक, ये दोनों जो चीज है, एक बार यस बैंक ने इसका कैलकुलेशन किया, एक बार नो बैंक ने इसका कैलकुलेशन किया। जब यस बैंक ने इसका कैलकुलेशन किया तब क्या बोलोगे, सर जितनी बार यस बैंक ने कैलकुलेशन किया है ना, एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन किया है, जिसके कारण से यस बैंक डूब गया है। एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन किया था, देखो 3.9, 3.9, 3.8, 3.99, 4.01, एकदम एग्जैक्ट, मतलब अपने बॉस को सेटिस्फाई करने के लिए एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखाया था। भले ही मॉडिफिकेशन कुछ किया होगा, लेकिन दिखा दिया कि एकदम एग्जैक्ट चल रहा है, एकदम सब फर्स्ट क्लास बिंदास, बैंक एकदम प्रॉफिट में जा रहा है। जो नो बैंक था हमारा, ठीक है, उसने क्या किया, ये दिखाया कि नहीं ये पहली बार तो इतना किया है, फिर इतना ये सब चीज एरर है। तो तुम बोलोगे कि ये वाला जो सोल्यूशन है ना, ये है क्या, ये है बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट। और इस वाले सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, प्रेसाइज? नहीं, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे इनएक्यूरेट, इसको बोलेंगे हम लोग इनएक्यूरेट। पहले एक्यूरेसी समझ लो। एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू टू ट्रू वैल्यू, मतलब जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो एग्जैक्टली के कितना करीब है। तो देखो 3.9 बहुत करीब है ना, बेहद करीब है 4 के, ये भी बेहद करीब है, ये भी बहुत करीब है, ये भी बहुत करीब है, ये भी बहुत करीब है। ये सब क्या है, बहुत करीब है, बहुत क्लोज है एग्जैक्ट वैल्यू के, राइट। जब कोई भी नंबर या कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपका ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज हो, तो वैसे सॉल्यूशन को, वैसे प्रॉब्लम को, वैसे जो आपका आया है उस चीज को आप क्या बोलोगे, एक्यूरेट। अब यहां देखो, ये थोड़ा थोड़ा करीब है, ये तो बहुत ही ज्यादा, ये तो, और ये तो एग्जैक्ट आ गया, फिर ये बहुत ही ज्यादा दूर चला गया, और फिर ये एवरेज में है। तो ये इसको आप इनएक्यूरेट बोल सकते हो, क्योंकि ये सब करीब नहीं है उसको, ज्यादा करीब आपको क्या लग रहा है, वो लग रहा है। एक्यूरेसी समझ में आया। प्रेसिशन समझो। प्रेसिशन का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो वो नियर बाय होना चाहिए। यहां देखो, पहली बार इसने कैलकुलेट किया वो 3.9 किया, दूसरी बार किया तो 3.9 आया, तीसरी बार किया तो 3.8 आया, चौथी बार किया तो 3.99 आया, पांचवी बार किया तो 4.01 आया। मतलब ये सब आपस में, इसको अब इसको प्रेसिशन देखने के लिए हम इसको नहीं देखेंगे, प्रेसिशन देखने के लिए हम ट्रू वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। प्रेसिशन देखने के लिए हम बस इसके वैल्यूज को देखेंगे गौर से कि इसका वैल्यूज आपस में सेम या सिमिलर है या नहीं है ना, लगभग सेम है, तब इस चीज को फिर से हम बोलेंगे ये प्रेसाइज भी है, तब ये प्रेसाइज भी है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यस बैंक इज एक्यूरेट एंड प्रेसाइज। धन्य हो यस बैंक, वो एक्यूरेट भी है और प्रेसाइज भी है। लेकिन ये जो नो बैंक निकला ये इनएक्यूरेट है और प्रेसाइज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार 3.8, एक बार 2.9, एक बार 4.0, एक बार 1.5, एक बार 3.3, कोई लिंक ही नहीं है। कभी 1.5 दे रहा है, कभी 3.9, क्या इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन क्यों भाई? तो जब भी इस तरह से आए तो उसको बोलेंगे इनएक्यूरेट, ठीक। और इनएक्यूरेट क्यों? क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है। प्रेसाइज क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपस में रिलेटेड नहीं है। अब देखो एक और सिनेरियो, तीसरे स्टूडेंट एसबीआई बैंक ने कुछ कैलकुलेशन किया, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। पहली बार उसका जो कैलकुलेशन आया वो आया, ये ट्रू वैल्यू मेरा, ये ट्रू वैल्यू है मेरा 4, ठीक है। इसने जो कैलकुलेशन करके दिया ये आया 2.9, दूसरी बार कैलकुलेट किया ये आया 2.99, तीसरी बार कैलकुलेट किया तो आया 3.0, चौथी बार कैलकुलेट किया तो 2.9, पांचवी बार कैलकुलेट किया 2.8। इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाले कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशंस को आप क्या बोलोगे? एक्यूरेट बोलोगे? एक्यूरेट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है। क्या ये प्रेसाइज है? बिल्कुल ये प्रेसाइज है। क्यों? क्योंकि आपस में सब एक दूसरे के करीब है। तो कोई भी सॉल्यूशन जो ट्रू वैल्यू के करीब हो उसको बोलेंगे एक्यूरेट, और कोई भी जो सॉल्यूशन, कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशंस जो आपस में लिंक्ड हो, कलेक्टेड मतलब रिलेटेड हो, उसको बोलेंगे प्रेसाइज। तो ये किस तरह का सॉल्यूशन मिला? ये हमको मिला प्रेसाइज बट इनएक्यूरेट, प्रेसाइज बट इनएक्यूरेट। आज के बाद से एक्यूरेसी और प्रेसिशन को मिक्स मत कर देना, बिल्कुल भी मिक्स मत कर देना।
ठीक है, वरना क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। फिर किसकी? आपकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो बता दिया, आपको सिखा दिया। सीख लेना अच्छे से, इसको आप अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशिएट करके यूज करना, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें आगे चल करके बहुत काम देगा। अभी हम ये स्किप मार करके डायरेक्ट जंप मारेंगे तो वो हम करते नहीं, तुमको पता है। हो गया? पहला है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन तो जानते हो, ये एक लीनियर इक्वेशन, ये भी एक लीनियर इक्वेशन, ये भी एक लीनियर इक्वेशन। जब इस तीन लीनियर इक्वेशंस को जब एक साथ लिखते हैं तब ये कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये वाला चीज हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखे हैं। गॉस एलिमिनेशन सीखे हैं ना? बिल्कुल सीख चुके हैं। गॉस जॉर्डन सीखे हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। गॉस जॉर्डन को कौन सा मेथड बोलेंगे? गॉस जॉर्डन को हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल सकता है कि सॉल्व दिस यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो ये घबराना नहीं कि डायरेक्ट मेथड कौन सा लगाएं, ध्यान रहे गॉस जॉर्डन मेथड को ही डायरेक्ट मेथड बोल रहे हैं। गॉस सीडल मेथड है, इसको हम लोग इटरेटिव मेथड बोलते हैं। तो कभी कभी बोल सकता है यूज दिस। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछा है ना वो इससे पूछा है, क्योंकि वो आपको करना चाहता है परेशान, हैरान, परेशान। और वो हैरान और परेशान करने वाला सबसे ज्यादा बड़ा मेथड ये है, क्योंकि माथा बहुत खराब होता है इसमें, इटरेशन करते रहो करते रहो करते रहो। इसमें ये तक बोल सकता है डू अप टू 3 इटरेशन, 3 इटरेशन तक करिए, 4 इटरेशन तक करिए, 5 इटरेशन तक करिए, क्योंकि उसको पता है कि उसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आता और बच्चे इसमें फंसेंगे, उलझेंगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी बर्बाद। तो वही वाला स्टोरी है यहाँ पे, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हम बता भी चुके हैं, लीनियर अलजेब्रा के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा किसी न किसी लेक्चर में। ये 3 मेथड हम लोग ऑलरेडी सीखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा मेथड हम सिखाए हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ये 3 मेथड ही पढ़ना है तुमको न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए, ठीक है। लेकिन ये सब चीज एलयू फैक्टराइजेशन तुमको लीनियर अलजेब्रा के लिए पढ़ना था, तो जाहिर सी बात है तुम तो सिर्फ लीनियर अलजेब्रा का एग्जाम नहीं दोगे ना, तुम तो पूरा ओवरऑल दोगे, तो ये भी पूछ सकता है। ये 3 मेथड्स जो हैं ये एक्स्ट्रा मेथड्स हैं, 3 मेथड्स जो हैं ये एक्स्ट्रा मेथड्स में हम ये भी बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं। बच गया ये, इसमें कुछ नहीं करना, ये सिमिलर है इससे, ये दोनों इटरेटिव मेथड बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। देखो अंतर क्या होता है, सबका एक की पॉइंट्स लिख लेते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं हम? जब हम इसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब भी किसी भी मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको आप मैट्रिक्स में लिखोगे ना, इसको आप मैट्रिक्स में लिखोगे इस तरह से, ये कैसे लिखोगे? ax इज इक्वल टू बी लिखोगे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बताइए क्या है इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स? 1 2 4 3 4 -7 10 2 9। बहुत अच्छे। x क्या हो जाएगा यहाँ पे? x होगा, y होगा, z हो जाएगा। बहुत अच्छे। राइट हैंड साइड में क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। कैसा है ये सिस्टम? होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? सर होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि b जो हो रहा है ना सब 0 हो रहा है। बहुत बढ़िया। फिर क्या करते हैं हम? इसका हम बनाते हैं क्या? इसका हम बनाते हैं एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, है ना। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोले तो 1 2 4 और इधर हो जाता है हमारा 0, फिर 3 4 फिर -7 इधर हो जाता है 0, फिर 10 2 9 और इधर हो जाता है हमारा 0। ये तो करते हैं, राइट। फिर ये होने के बाद अगर इस मैट्रिक्स को आप एशेलन में कन्वर्ट कर देते हो तब आपको मिल जाएगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड से लगा करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये समझ में आया। गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड में यहां पे हम क्या लेते हैं? हम इसको मान लेते हैं जैसे x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, z इज इक्वल टू समथिंग। और ध्यान रहे ये भी बताए थे कि इसको ट्रायंगुलर फॉर्मेट में पहले हमको लिखना है ना। सबसे मैक्सिमम कोएफिशिएंट कोने वाला ऊपर रहेगा। ये सब रूल्स हम बता चुके हैं, फिर से नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। इसको पहले अगर उस सिस्टम में नहीं है तो इसको पहले अरेंज करो, अरेंज करने के बाद फिर स्टार्ट करो कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू लिखो, फिर इटरेशन करते चले जाओ, ठीक है। तो यहां पे आपको जो लेना है x और y और z का वैल्यूज, ये हमेशा हर इटरेशन में आपको अपडेटेड वैल्यूज लेना है, अपडेटेड वैल्यू,
अपडेटेड वैल्यू लेना है। मतलब समझ लो, सपोज आपने लिखा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -2y -4z, ये लिखा आपके पहले इक्वेशन से। दूसरे इक्वेशन से आपने लिख लिया y इज इक्वल टू 7z -3x बाय 4, और तीसरे इक्वेशन से आपने लिख लिया z इज इक्वल टू -10x -2y बाय 9। ठीक है, अब देखो यहां पे तो हम ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि पहला स्टेप में हम y और z को क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इस वाले में यहां से हमको कुछ x की वैल्यू मिलेगी, इस x वैल्यू को हम यहां डालेंगे, ठीक है, और z वैल्यू हमको तो नहीं पता था, तो प्रीवियस वैल्यू क्या है यहाँ पे ये। फिर ये जब y कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद फिर इस y को हम यहां पुट करेंगे, और x जो आपने कैलकुलेट किया था यहां से उस x को आप यहां कैलकुलेट करोगे। मतलब अपडेटेड, अगर नहीं पता था तो 0 मानेंगे, और जैसे ही कैलकुलेट होता चला जाएगा उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट करके फीड करते चले जाएंगे। ये था हमारा गॉस जॉर्डन मेथड में। गॉस सीडल मेथड में क्या होता है, गॉस सीडल मेथड में नहीं, ये तो हम उल्टा बता दिया तुमको, सॉरी। गॉस ये जो जॉर्डन मेथड है इसमें हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, इसमें हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब एशेलन तो रहेगा साथ में, अब इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दो तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू। इस वाले मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा x वैल्यू, x y और z की वैल्यूज डायरेक्टली पता चल जाएगी। ठीक है, किसको कन्वर्ट करोगे, जाहिर सी बात है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स को ही कन्वर्ट करना। ठीक है, जो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको, जो ए वाला मैट्रिक्स है इसको आप आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट पता चल जाएगी। गॉस सीडल में हम लोग डालते हैं अपडेटेड वैल्यूज, अपडेटेड वैल्यूज। अब इस मेथड में सबसे पहले हम करते हैं कन्वर्ट, अगर रीशफल करना पड़ेगा रो को ऊपर नीचे तो वैसे कर लेते हैं। करने के बाद हम क्या करते हैं, एक्स का कुछ इक्वेशन लिखते हैं इधर, फिर वाई का कुछ इक्वेशन लिखते हैं दूसरे इक्वेशन से, फिर जेड का इक्वेशन लिखते हैं कुछ तीसरे इक्वेशन से, राइट। तो जब x का कैलकुलेशन कर रहे हो तब इसमें y को 0 पुट करना है और z को 0 पुट करना है, राइट। उसके बाद फिर जब y कैलकुलेट कर रहे हो तो इसमें तो x का वैल्यू आ गया, तब ये x अपडेटेड कर दो, और z पता है क्या, z नहीं पता है तो अब z को 0 करो। ठीक, यहां से अब देखो x का वैल्यू मिल चुका है, y का वैल्यू मिल चुका है, तो z कैलकुलेट करने के लिए x को आपको अपडेटेड वैल्यू डालना पड़ेगा और y का आपको अपडेटेड वैल्यू डालना पड़ेगा। तो हर स्टेप में जहां जो अपडेट हो सकता है उसको हम अपडेट कर दे रहे हैं। किस मेथड में, गॉस सीडल मेथड में। ठीक, यहां तक तो ये सिलेबस न्यूमेरिकल मेथड्स वाले जो चैप्टर हैं उसमें यही 3 मेथड से क्वेश्चन आएगा, और ज्यादा चांसेस इसी का है क्योंकि हर साल पूछता है, तो जाहिर सी बात है अगले साल फिर से अगले साल यही पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस दोनों में दिमाग खराब नहीं होता है स्टूडेंट्स का, इसमें दिमाग खराब होता है, तो यही डालो, तो यही आएगा। जैकोबी इटरेशन मेथड में क्या होता है, सेम होता है, जो आपने इधर सीडल मेथड में किया था वही होता है, लेकिन यहां पे आपका इनिशियल वैल्यू हमेशा x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 ये लेना पड़ता है, बस, और कुछ अंतर नहीं है, और कुछ भी आपको अंतर नहीं है। जो नेक्स्ट स्टेप्स है तो ऑब्वियसली उसमें फिर अपडेट आप करते चले जाओगे, ठीक है। लेकिन ये था आपका गॉस सीडल में। गॉस जॉर्डन में क्या करोगे, मतलब जैकोबी इटरेशन में क्या होता है, सपोज x है, ये y है और z है, आपने x का कुछ इक्वेशन लिखा, y का कुछ इक्वेशन लिखा, z का कुछ इक्वेशन लिखा, ठीक है। तो इनिशियली यहां पे आप y को 0 पुट करोगे, z को 0 पुट करोगे x का वैल्यू निकालने के लिए, फिर y का वैल्यू निकालने के लिए आप x को फिर से 0 पुट करोगे, z को 0 पुट करोगे, और z का वैल्यू निकालने के लिए x को आप 0 पुट करोगे, y का आप 0 पुट करोगे इनिशियल सॉल्यूशन में, इनिशियल सॉल्यूशन में। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे थे, हम इनिशियली में अपडेट करते हुए चले जा रहे थे। ये भी मेरा इनिशियली था। ये कौन सा मेथड था, ये था मेरा गॉस सीडल इटरेशन मेथड, और ये कौन सा मेथड है, जैकोबी इटरेशन मेथड, ठीक है। वैसे ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि दोनों एक जैसा मेथड है, तो कंफ्यूज मत कर देना, ये वाला तुम ये इसमें लगा दिए, ये वाला इसमें लगा दिए तो हो जाएगा पूरा झोल।
तो इसलिए मत करना। वैसे ये पढ़ना नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, तो इसको भी क्यों छोड़ देते हैं, इसको भी ले ही लेते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्सन तो जानते हो, यहां से हमको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जब हमको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में a इनवर्स a x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ध्यान रहे जिस साइड में तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, RHS में भी उसी साइड में मल्टीप्लाई करना है। अगर तुम a इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किए हो तो b के लेफ्ट हैंड साइड में रखना, ठीक है, यही होता है रूल। a इनवर्स इंटू a क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर x हो जाएगा, ये हो जाएगा a इनवर्स b। अब आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो तो मैट्रिक्स ही देगा ना, और ये बन जाएगा आपका a इनवर्स b। समझ में आया, तो ये भी हमको समझ में आ गया। क्रेमर्स रूल तो समझ आया, डिटर्मिनेंट वाला मेथड। अगर आपको x निकालना है तो आपको डेल्टा x बाय डेल्टा करना होता है, y निकालना है तो डेल्टा y बाय डेल्टा करना होता है, और z निकालना है तो डेल्टा z बाय डेल्टा करना होता है, राइट। तो ये भी समझ में आ गया। एलयू फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। ये सारे मेथड्स हम लीनियर अलजेब्रा वाले प्लेलिस्ट में, वीडियोस में है, जाकर के देखो अच्छे से। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बताना था, बस ये एक छूटा, ये एक मिस हो गया था, इसको हम बता दिए। ये वाला 3 और ये वाला 3 ऑलरेडी कंप्लीटेड है लीनियर वाले अलजेब्रा में। समझ में आया, तो ये पूरा सेगमेंट जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कंप्लीट, इसीलिए हम बता दिए थे। वहां जब हम पढ़ा दिए तो जाहिर सी बात है हम उसी टाइम इंक्लूड करके पढ़ा दिए थे, क्योंकि हमको पता था कि आगे ये पढ़ाना पड़ेगा। तो अभी मेरा टाइम सेव हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं जिसका नाम है नॉन लीनियर एल्जेब्राइक। एल्जेब्राइक आपका लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, ठीक है। तो एल्जेब्राइक और ट्रांसीडेंटल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज देखते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्राइक एंड ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। पहला था न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। ये है एल्जेब्राइक एंड ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। सर ये एल्जेब्राइक इक्वेशन क्या होता है, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन क्या होता है? एल्जेब्राइक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें आपका पॉलिनोमियल्स रहता है। अब पॉलिनोमियल तो पता है क्या होता है, ये मत पूछना सर पॉलिनोमियल क्या होता है। गो बैक टू नर्सरी क्लास, जाकर के पूछिए, जाकर के बच्चों को, बच्चे बता देंगे आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है। किसी भी इक्वेशन में अगर किसी तरह का पॉलिनोमियल दिख जाए और इक्वल टू 0 लिखा हो या इक्वल टू कुछ लिखा हो, सपोज इक्वल टू, मतलब अगर ऐसा है तो हम इसको सिर्फ पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल क्या, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अभी तक ये इक्वेशन नहीं बना है। जैसे ही हम इसको इक्वल टू कर दिए 0, तब ये क्या बन गया, ये बन गया पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया, या फिर एल्जेब्राइक इक्वेशन बन गया। ये देख के अब हमको पता चलता है कि ये मेरा इक्वेशन कैसा है, ये पॉलिनोमियल मेरा कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, नॉन लीनियर पॉलिनोमियल है। जाहिर सी बात है मेरा नॉन लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री मेरा 1 से अधिक है, ठीक है। तो ऐसे वाले इक्वेशंस को जिसमें आपका पॉलिनोमियल लाई करे उसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्राइक इक्वेशन। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें आपके ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होते हैं। ट्रांसीडेंटल फंक्शंस मतलब कुछ अलग टाइप के फंक्शंस, जैसे एक्सपोनेंशियल हो गया, लोगैरिथमिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, हाइपरबोलिक हो गया, कुछ भी और आपके मिसलेनियस फंक्शंस जो होते हैं वो सब अगर इंक्लूडेड हैं तो वैसे वाले इक्वेशन में हम बोलेंगे ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखे x माइनस कॉस एक्स, तो क्या हम इसको क्या बोलेंगे, यहां पर देखो कॉस आ गया ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, ठीक है। तो ऐसा अगर है तो हम इसको इक्वेशन नहीं अभी तो नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये है एक ट्रांसीडेंटल एक्सप्रेशन। ट्रांसीडेंटल एक्सप्रेशन, जैसे ही हम इसको इक्वल टू 0 कर दिए तब ये बन गया ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ये भी है एक ट्रांसीडेंटल एक्सप्रेशन, इसको इक्वल टू हम 0 कर दिए तो बन गया ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ट्रांसीडेंटल क्यों, क्योंकि ये यहां पे कॉस आ गया, यहां पे एक्सपोनेंशियल आ गया। तो ऐसे वाले इक्वेशंस जिसमें आपके ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हो उसको बोलते हैं ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, और ऐसे वाले इक्वेशंस जिसमें आपके फंक्शन मतलब ये जो इक्वेशन में पॉलिनोमियल्स हो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन या फिर एल्जेब्राइक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के टोटल 4 तरीके हैं। टोटल कितने तरीके हैं, टोटल 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारा बाइसेक्शन मेथड, दूसरा मेथड है सेकेंट मेथड, तीसरा मेथड है मॉडिफाइड सेकेंट मेथड, या फिर इसी को बोलते हैं रेगुला फाल्सी मेथड, या इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, और चौथा मेथड है हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड।
खुशखबरी ये है कि इस 4 मेथड्स में से आपको मात्र 3 मेथड्स पढ़ने हैं, सेकंड मेथड नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी वालों को पता है कि मॉडिफाइड जब ऑलरेडी ये मेथड हो चुका है और इसका एक अच्छा वर्जन हमारे पास है, तो हम क्यों प्रीवियस वर्जन को डाउनलोड करें। हम तो हमेशा अपडेटेड वर्जन को ही ऐप डाउनलोड करेंगे ना, तो ये हमारा अपडेटेड वर्जन है, मॉडिफाइड कर दिया, तो अब हमसे पढ़ेंगे, इसको भूल जाओ, सेकेंड तो पढ़ेंगे नहीं, डिलीट मारो इसको। टोटल सिलेबस में आपके 3 मेथड्स पढ़ने हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, बाइसेक्शन, मॉडिफाइड सेकेंड या रेगुलर फाल्सी या मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन या फिर न्यूटन रैप्सन मेथड। हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना एक एक करके अगले लेक्चर से। पेशेंस रखिए, मजे करिए, मस्ती करिए, आग की तरह फैलाइए, हर कोने, हर गली, हर जगह पहुंचा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।